हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मंगलेश प्रजापति। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है। इसका केवल एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। इसके लिए हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, अर्थात प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो पहले इसमें देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। यह का प्रिज्म को दिया गया है ए बी सी, कोई प्रिज्म है ए बी सी। प्रिज्म के ए बी तथा ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके मध्य बने कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं या प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रिज्म एंगल। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। बीसी आपका प्रिज्म का आधार है। जब कोई श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है, या आपको कोई श्वेत प्रकाश दिया गया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका, नीचे से देखेंगे, नीचे से क्रम में क्या हो जाएगा? वायलेट आपका, फिर हो जाएगा इंडिगो, इसके बाद ब्लू, इसके बाद ग्रीन, इसके बाद येलो, इसके बाद ऑरेंज, इसके बाद रेड, अर्थात बी की ओर के क्रम में होते हैं। बी मीन्स हो जाएगा वायलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन हो जाएगा, वाई येलो हो जाएगा, ओ ऑरेंज और आर मीन्स रेड हो जाएगा। तो वायलेट रंग का देख रहे हैं विचलन सबसे अधिक हो रहा है और रेड का विचलन सबसे कम हो रहा है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन रंगों का क्रम क्या होता है? विवर्त होता है, विवर्त, जिसमें वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है और रेड का विचलन सबसे कम होता है। विचलन कम क्यों इसका होता है, क्यों ज्यादा क्यों इसका होता है? क्योंकि जो होता है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है, वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है। इसीलिए होता है वायलेट का विचलन सबसे अधिक होता है और रेड का विचलन सबसे कम होता है। फिर इसका आता है आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। फिर देखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो प्रिज्म से किन्हीं दो निर्गत प्रकाश की किरणों के मध्य प्रकाश की किरणों के लिए बने विचलन कोणों का
जो अंतर होता है वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म से किन्हीं दो निर्गत प्रकाश के किरणों के मध्य बने विचलन कोणों का अंतर कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। विचलन कोण कैसे बनता है? यदि इस आपती है आपकी आपतित किरण या श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित होने के पश्चात निर्गत होकर साधारण मुक्त व्यक्त हो जा रहा है, तो वायलेट के लिए मान लेंगे विचलन कोण डेल वी है। वायलेट कलर के लिए विचलन कोण डेल वी मान लेंगे। डेल आपका होता है विचलन कोण, वायलेट के लिए हो जाएगा डेल वी। रेड के लिए मान लेंगे डेल आर है। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा, ये होता है थीटा। थीटा को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। विचलन कोण कैसे बनेगा? इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस आपतित किरण और इस रेड मतलब लाल रंग की किरण के मध्य बना कोण हो जाएगा डेल आर, और इस किरण और इस किरण के मध्य बना कोण हो जाएगा डेल बी। इन दोनों रंगों की किरणों के मध्य विचलन कोणों का अंतर जो होगा वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो थीटा स्क्वायर कैसे थीटा से लिखते हैं? थीटा स्क्वायर तो हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर, क्योंकि वायलेट का विचलन अधिक हो रहा है और रेड का विचलन कम हो रहा है, इसलिए विचलन कोण का मान इसके लिए अधिक होगा, इसके लिए कम हो जाएगा। तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर। क्योंकि हम जानते हैं न्यूनतम विचलन के लिए डेल एम इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंटू ए, अर्थात पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, जहाँ डेल एम आपका न्यूनतम विचलन कोण है, ए आपका प्रिज्म का कोण है और n आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया गया है। तो इसके लिए मान लेंगे, माना बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n v तथा n r है। तो निकालेंगे डेल v का मान, डेल v इक्वल टू हो जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक बैंगनी के लिए माना गया है n v, तो यहाँ हो जाएगा n v माइनस 1 इंटू हो जाएगा a। ये आपका प्रिज्म का कोण दिया गया है, ये प्रिज्म का कोण है। फिर निकालेंगे डेल r के लिए, तो डेल r इक्वल टू हो जाएगा n r माइनस 1 इंटू a। अब सभी का मान रखेंगे थीटा में, तो थीटा इक्वल हो जाएगा डेल बी माइनस डेल आर। डेल बी का मान एन बी माइनस 1 इंटू ए, माइनस लगा लिए। अब डेल आर का मान दिया गया है एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा इक्वल हो जाएगा, इसमें कॉमन मिलेगा ए कॉमन हो जाएगा एन बी माइनस 1, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा बराबर एन बी माइनस एन आर इंटू ए हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा के लिए फार्मूला। फिर इसके बाद देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता अर्थात ये हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? प्रिज्म से किन्हीं दो प्रकाश किरणों के मध्य कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती किरण अर्थात पीले रंग के प्रकाश किरण के लिए बने विचलन कोण का अनुपात। विचलन कोण क्या हो जाएगा? पीले के लिए मान लेंगे यदि डेल वाई हो तो डेल वाई हो जाएगा। तो थीटा अपॉन डेल वाई का जो अनुपात होता है वही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है।
इसको ओमेगा से लिखा जाता है। तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन डेल वाई। अर्थात परिभाषा हो जाएगी प्रिज्म से किन्हीं दो प्रकाश किरणों के मध्य कोणीय वर्ग विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण पीले रंग के प्रकाश किरण के लिए विचरण कोण का अनुपात वर्ग विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से लिखा जाता है। तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन डेल वाई। यदि इसमें मान लेंगे माना वायलेट और रेड किरण के लिए विचलन कोण डेल वी तथा डेल आर है तथा वायलेट रेड तथा येलो रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक क्रमशः एन बी एन आर तथा एन वाई। तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा थीटा है कोणीय वर्ग विक्षेपण। कोणीय वर्ग विक्षेपण का फार्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू दो प्रकाश किरणें कौन कौन सी है? वायलेट और रेड। तो हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब डेल वी और डेल आर के मान रखें तो क्या हो जाएगा? पतले प्रिज्म के लिए डेल एम इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए। तो यहाँ दिया गया वायलेट के लिए तो क्या हो जाएगा? एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा? डेल वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए। इसमें देखेंगे इस पद में और इस पद में ए कॉमन मिल रहा है। ए कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर एन बी माइनस 1 माइनस एन आर। जब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 बटे हो जाएगा आपका एन वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल एन। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये हो जाएगा ओमेगा का फार्मूला। ओमेगा आपका वर्ग विक्षेपण क्षमता। एन बी एन आर तथा एन वाई क्रमशः बैंगनी लाल रंग की किरण के लिए तथा रेड के लिए तथा येलो रंग के प्रकाश किरण के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हैं तथा ओमेगा वर्ग विक्षेपण क्षमता है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश और श्वेत प्रकाश कोई प्रकाश दिया गया हो, किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल धुएं इत्यादि के कण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? धूल धुएं तथा जलवाष्प इत्यादि के कण होते हैं। इन कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो पड़कर चारों तरफ बिखर जाता है अर्थात फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें जो होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन वायलेट का ब्लू का जो होता है, नीले रंग के प्रकाश किरण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे आपका आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। थर्ड है आपका सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये सब घटनाएं जो हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित हैं। इसके बाद देखेंगे प्रकीर्णन संबंधी रैले का नियम क्या है। रैले का नियम रैले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। प्रकीर्णन संबंधी रैले का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार होता है जब कोई प्रकाश
यानी कि जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ पर आपतित होता है, आपका कोई पदार्थ दिया गया है ए आपको कोई पदार्थ दिया गया है, जब इस पर कोई रेडिएशन आपतित होगी, अर्थात जब कोई प्रकाश इस पर आपतित होगा, तो आपतित होने के पश्चात या तो प्रकाश इस पदार्थ से ट्रांसमिट हो जाएगा अर्थात पारगमित हो जाएगा, या फिर यह प्रकाश होगा इस पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, या फिर यह प्रकाश पड़ने के पश्चात इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ पर गिरता है या फिर कण पर गिरता है तो अपनी चारों तरफ फैल जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें जो होता है प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इस नियमानुसार क्या होती है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता को I मान लें और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा मान लें। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है I जो होता है समानुपाती होता है 1/λ⁴, अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस नियमानुसार क्या हो जाएगा? यदि कोई प्रकाश किसी पदार्थ पर आपतित होता है, आपतित होने के पश्चात जब प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी एक शर्त होती है रेले के नियम, प्रकीर्णन संबंधी रेले के नियम पर एक शर्त क्या है? शर्त है आपका प्रकीर्णक का आकार, अर्थात जिस पदार्थ से प्रकीर्णन हो रहा है उसका आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होना चाहिए। जो प्रकाश प्रकीर्णित हो जा रहा है, स्कैटरिंग हो जा रहा है जो प्रकाश, उसकी तरंगदैर्घ्य की तुलना में इस पदार्थ का आकार कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी शर्त? प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम होना चाहिए। इसका देखेंगे रमन प्रभाव क्या होता है। रमन प्रभाव या फिर रमन इफेक्ट कहते हैं इसको। रमन ऐसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है? सन 1930 अर्थात 1930 में सर सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अध्ययन किया और होने वाले जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया गया। इसमें सीवी रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1930 ईस्वी में इसका अध्ययन किया और किसी पदार्थ पर जब प्रकाश आपतित होता है, आपतित होने के पश्चात जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या बताया गया? जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित होता है, आपका एक कोई सबस्टेंस दिया गया है, कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट होने के पश्चात या तो यह रेडिएशन इस पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा अर्थात एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या फिर इसे ट्रांसमिट हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा, या फिर इसका स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन हो जाएगा। इसमें जो होता है, जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है, मान लीजिए प्रकाश कोई आपतित हो रहा है, आपतित होने के पश्चात प्रकीर्णन हो रहा है, इसका चारों तरफ फैल जा रहा है। इसमें जो प्रकाश जो प्रकीर्णित हो रहा है उसमें जिसकी जो तीव्रता, इसकी तीव्रता इसके यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर है तो उसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। यदि
ये कोई सब्सटेंस दिया गया है, इस पर कोई रेडिएशन आपतित हो रहा है, यदि इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर है, इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति दोनों के बराबर है, तो इसे कहते हैं रेले प्रकीर्णन, उसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं, रेले प्रकीर्णन। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अर्थात इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति जो है प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति से कम है, इसकी आवृत्ति से कम है, तो जो यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम या अधिक है, तब उसे कहते हैं रमन प्रकीर्णन कहते हैं, रमन प्रकीर्णन। इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति यदि स्कैटरिंग रेडिएशन की आवृत्ति से कम है, तो जो प्राप्त होता है, जिसका अंतर प्राप्त होता है, उसे कहते हैं रमन आवृत्ति कहते हैं। अर्थात यदि इंसिडेंट रेडिएशन को न्यू आई से लिखें और स्कैटरिंग रेडिएशन को न्यू एस से लिखें और इन दोनों का अंतर डेल्टा न्यू आर हो, अर्थात रमन आवृत्ति इक्वल टू हो जाएगा जब इसकी आवृत्ति अर्थात न्यू आई इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति स्कैटरिंग अर्थात जो प्रकाश स्कैटर हो रहा है उससे कम है, इसकी आवृत्ति यदि न्यू एस से कम है, तो जो इसका जो अंतर प्राप्त होगा डेल्टा न्यू आर अर्थात रमन आवृत्ति होगा इक्वल टू न्यू एस माइनस न्यू आई। यहाँ पे जो रेखाएं प्राप्त होंगी उसे कहते हैं स्टोक्स रेखाएं कहते हैं, अर्थात स्टोक्स लाइंस कहते हैं। ये हो जाएगा स्टोक्स लाइंस। और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अर्थात इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक है, अर्थात न्यू आई का मान न्यू एस से अधिक है, तो हो जाएगा सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगा आपका यदि न्यू आई अर्थात इंसिडेंट रेडिएशन की आवृत्ति अधिक से न्यू एस से, तब हो जाएगा डेल्टा न्यू आर अर्थात रमन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगी न्यू आई माइनस न्यू एस। यहाँ पर जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइंस, हो जाएगा एंटी स्टोक्स लाइंस अर्थात प्रति स्टोक्स रेखाएं कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके बाद देखेंगे इसमें क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार रमन प्रवाह की व्याख्या करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो होता है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्वांटा फोटॉन कहते हैं। क्वांटा फोटॉन की कुछ ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मान निकालने के लिए इक्वल टू होता है एच न्यू, यहाँ प्लांक नियतांक है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति, ई है फोटॉन की ऊर्जा या कण की ऊर्जा दी गई है, ऊर्जा निकालेंगे इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। इसमें जब प्रकाश आपतित होता है, जो स्कैटरिंग होता है, इन दोनों के मध्य दो प्रकार के दो कंडीशन होती है। पहला क्या होता है, पहला होता है इलास्टिक कोलिजन अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ में क्या होता है, इसमें जो रेडिएशन आपतित हो रहा है उसी रेडिएशन की आवृत्ति निर्गत प्रकीर्णित होगी, अर्थात जिस आवृत्ति का प्रकाश पर आपतित होगा उसी आवृत्ति का प्रकाश प्रकीर्णित होगा। इसे कहते हैं आपका इलास्टिक कोलिजन अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर। लेकिन दूसरे कंडीशन क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में आपतित प्रकाश की आवृत्ति होगी और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति में अंतर हो जाता है। अर्थात यदि ये कोई सब्सटेंस दिया गया है, ए अपनी ऊर्जा यदि आपतित प्रकाश को देगा तो निकलने वाली जो प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा होगी अधिक हो जाएगी। यदि आपतित प्रकाश से पदार्थ ऊर्जा ले लेता है तो निकलने वाले प्रकीर्णित प्रकाश में
प्रकाश की ऊर्जा कम हो जाएगी। अर्थात यदि यहाँ 20 किलो कैलोरी का 20 किलो कैलोरी ऊर्जा है यहाँ पे, और इस पदार्थ की ऊर्जा 5 किलो कैलोरी है, 5 किलो कैलोरी। तब यदि 20 किलो कैलोरी की ऊर्जा यहाँ पर आपतित हो रही है, आपतित होने की वजह यदि पदार्थ 5 किलो कैलोरी की ऊर्जा इसको दे देता है तो यहाँ पर हो जाएगा 25 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकल जाएगी, अर्थात इसकी आवृत्ति अधिक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि यहाँ 20 किलो कैलोरी का प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है, यदि 5 किलो कैलोरी ऊर्जा इस पदार्थ द्वारा ले लिया गया तो लेने के पश्चात जो ऊर्जा बचेगी वो 15 किलो कैलोरी हो जाएगी, अर्थात इसको कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, अर्थात अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इसमें जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसे कहते हैं रमन लाइंस कहते हैं, और इस प्रभाव को कहा जाता है रमन इफेक्ट, अर्थात रमन प्रभाव कहते हैं।